नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज भूगोल की क्रैश कोर्स में हम बात करेंगे आपसे विश्व भूगोल की जो टॉपिक का वह है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी आज हम उठाएंगे और फिजिकल ज्योग्राफी में आपसे हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, यानी जो पृथ्वी की संरचना है उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो अर्थ की जो संरचना है उसे हम जानेंगे, लेकिन आप लोग हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाइए, यानी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने अपने जो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि मेजर टॉपिक हमने ज्योग्राफी का कंप्लीट कर दिया है। उसके अन्य अलग देखें तो जो एंशिएंट हिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड होने शुरू हो चुके होंगे, आप लोगों को प्राचीन भारत के भी वीडियो मिल रहे होंगे। तो आइए अब भूगोल को के आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही 3-4 वीडियो तक आते आते हम इस सीरीज को ख़त्म कर देंगे, खास करके भूगोल को। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को हम आगे ले चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की जो जानकारी है इसके बारे में हमें जानकारी दो रूपों में मिलती है। कौन कौन से दो रूप हैं? पहला है डायरेक्ट, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से हमें जो मिलता है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, और दूसरा है इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में। अच्छा जी, तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है जिससे हमें पृथ्वी की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है? प्रत्यक्ष प्रमाण वो हैं, जैसे आपको हम बताएं कि कुछ उल्कापिंड अक्सर आप देखेंगे उल्काएं जो होती हैं वो पृथ्वी पर गिरती रहती हैं। तो जो उल्का मिलती हैं उन उल्का के स्ट्रक्चर से हमें समझते हैं कि हमारी पृथ्वी का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह होगा। दूसरा हमारा जो अध्ययन है वो हम क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन से भी उसका आकलन करते हैं। और तीसरा जो अध्ययन होता है वो वोल्केनो एक्टिविटी या ज्वालामुखी के द्वारा करते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं, यानी ये 3 मुख्यतः प्रमाण हमारे पास आए। कौन से? डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में 3 प्रमाण हमारे पास आए। और अप्रत्यक्ष प्रमाण में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे प्रमुख प्रमाण है वो है वेव, तरंगे, यानी तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं भूकंप की, यानी जो भूकंप है ये अप्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने लेकर आता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे पृथ्वी की संरचना में। आइए सबसे पहले आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि जो हमारी पृथ्वी है वो मुख्यतः 3 लेयरों में बटी हुई है। कितने लेयर? 3 लेयर। कौन कौन से 3 लेयर हैं? पहले ऊपर की लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। अभी आप समझे, अभी आपको इमेज दिखाएंगे। पहले लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरे लेयर को हम कहते हैं मध्यवर्ती भाग या मेंटल। आप इंग्लिश में ही जाने, इंग्लिश में आपको मिलेगा। तीसरी भाग को हम कहते हैं कोर, यानी केंद्र वाला भाग। ये 3 भागों में हमारी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर यानी जो काट है उसे बांटा गया है। पहले भाग को हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरे को मेंटल और तीसरे को कोर। तो अब देखिए, ये जो तीनों पार्ट हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक सामने जो इमेज दिख रही है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये इमेज पृथ्वी के आधे पर से काट को दिखाया गया है। इसमें जो ये सर्किल वाला भाग है ये कोर का है, लेकिन कोर अगर आप देखें तो इतना भाग कोर का है। कोर में 2 कोर बांटा हमने। कौन कौन से? एक आंतरिक कोर और एक बाह्य कोर। हमने इसलिए इसको बांटा गया है 2 भागों में क्योंकि इन दोनों की विशेषताओं में अंतर होता है, इन दोनों के फीचर में अंतर होता है, इसलिए इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक कोर और दूसरा है बाह्य कोर। बाह्य कोर कौन है? एक बार फिर से देखें, ये आपको मैप में दिख रहा होगा। ये जो है ये है इनर कोर, और यहाँ से लेकर इतना पूरा कोर है, इसमें ये इनर कोर है और ये है आउटर कोर। कोर को हमने बताया, कोर आपने देखा, पार्ट 1 देखा। दूसरी चीज, ये जो आपको रेडिश दिख रहा है रेड कलर में, ये है मेंटल, और जो आपको ग्रीन भाग दिख रहा है ये है आपकी क्रस्ट। क्रस्ट का हिंदी में अर्थ होता है भूपरपटी। भूपरपटी यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसे ही भूपरपटी के नाम से जाना जाता है। अब इन 3 चीज़ों को आपने देखा, इन तीनों को समझिए कि ये तीनों है कहाँ, इन तीनों का स्थान कैसे है, आप इनको समझना होगा। आप आइए हमारे साथ इस मैप में।
आप अगर देखिए इसको, देखिए अगर जैसा आपने ये सेक्शन देखा कि अगर पृथ्वी को काट दिया जाए आधे पर से, तो आपको जो सामने जो तरबूज की तरह जो स्ट्रक्चर बचेगा उसमें 3 भाग आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। इन तीनों भाग को अगर हम खरबूजे की तरह काट के जो टेस्ट करने के लिए देते हैं उस तरह से देखें तो कुछ इस तरह से, यानी ये वाला भाग आप देखिएगा ये काट कर पृथ्वी के अंदर से निकाल लिया गया है। तो इस वाले भाग को आप ध्यान से दें। तो ये जो पीस से निकाली गई इस पीस का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर। देखिए सबसे ऊपर जो पार्ट है ये है आपके क्रस्ट का। क्रस्ट के बाद अगर देखा जाए तो ये यहां तक का भाग है मेंटल का, और उसके बाद ये पार्ट है आपके कोर का। ये 3 भागों में बटी हुई पृथ्वी हमारी है जिसे आप देख रहे हैं। अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पे आइए, ये आपको जो सबसे ऊपरी परत दिख रही है वो क्रस्ट की है जो यहाँ पे दिख रही है। ये इसकी जो गहराई होती है 0 से लेके 100 किलोमीटर तक होती है। कहाँ तक होती है दोस्तों? 0 से लेके 100 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन आइडियल ये देख माना जाता है कि ये 30 से 35 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पहाड़ों पर जैसे ये वाली स्थिति दिख रही है तो इसकी जो हाइट होती है या गहराई होती है वो 100 के आसपास पहुंच जाती है, 100 किलोमीटर। लेकिन कहीं समुद्रों में अगर देखा जाए तो इसकी गहराई केवल 5 किलोमीटर तक ही रहती है। किसकी गहराई भाई? भूपर्पटी की भाई, भूपर्पटी की या क्रस्ट की बात कर रहे हैं। क्रस्ट अभी जितने भी लेयर आपको मिले 3 लेयर, उसमें सबसे पतला होता है क्रस्ट, जो सामान्यतः 0 से लेके 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। इतनी चीजें स्पष्ट हो तो आगे यहां से हम बढ़े। अब उसके नीचे अगर हम चले तो क्रस्ट से जब एंट्री करें तो 2900 किलोमीटर की दूरी तक आ जाए। 2900 किलोमीटर की दूरी तक जो हिस्सा हमारे पास आता है उसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं, मध्यवर्ती भाग के नाम से जानते हैं। ये मेंटल जो होता है, ये जो मेंटल होता है ये बना किससे होता है? जी हाँ दोस्तों, पहले हम मेंटल को बताने से पहले आपको हम बता दें क्रस्ट। जो क्रस्ट था ये किससे बना था? बना था तो आप देखेंगे जो क्रस्ट है वो बना हुआ है आपका सियाल से। अच्छा जी, तो सियाल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सियाल क्या है। सियाल का अर्थ है, पहला जो SI है इसका अर्थ है सिलिकॉन यानी सिलिका, और दूसरा भाग है एल्यूमिनियम। यानी ये जो 2 तत्व हैं इन्हीं तत्वों के योग को सियाल कहते हैं। यानी इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर अपना क्रस्ट बना हुआ है, जिसकी मोटाई कितनी है? 0 से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी तक है। तो अब क्रस्ट में अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या देंगे कि सिलिकॉन भारी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो सिलिका होती है SiO2 होती है। SiO2 इसमें देखेंगे तो Si की 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसलिए जो ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा होता है। अब देखें यहाँ से, और दूसरे पे अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो बना हुआ है ये सियाल से बना है, यानी किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। अब इसका जो आयतन होता है कितना? पूरे पृथ्वी का मान लीजिए अगर 100 यूनिट आयतन है तो 100 यूनिट आयतन में केवल ये 1/2 यूनिट ही कवर करता है, यानी आधा % ही कवर करता है ये पूरे पृथ्वी के आयतन का। दूसरी बात अगर हम क्रस्ट की करें तो क्रस्ट में एक चीज और, ये जो द्रव्यमान होता है, जो वेट होता है, द्रव्यमान जो मास होता है, नॉट वेट, जो मास होता है उसकी बात हम करें तो ये केवल 0.2% ही कवर करता है। कितना? 0.2%, ना कि 2, केवल, यानी 1% से भी कम इसका द्रव्यमान है। यानी जितना इसका आयतन है, आयतन से कम इसका द्रव्यमान है। यानी जो जितना ये आयतन कवर करता है उसकी तुलना में कम इसका द्रव्यमान है। और ये जो बना हुआ है, ये जो क्रस्ट है, हम क्रस्ट की ही बात कर रहे हैं दोस्तों आपसे। क्रस्ट है ये, फिर से बताते हैं आपको, ये जो क्रस्ट है ये क्रस्ट बना किससे है? बिल्कुल जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बताया कि ये सियाल से बना है। आयतन 0.5% कवर करता है, द्रव्यमान 2% कवर करता है, लेकिन
इसमें दो प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं इस सियाल में। कौन कौन सी? पहली है ग्रेनाइट और दूसरी जो प्रमुख चट्टान है उसे नीस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्नों में अक्सर आपको एग्जाम में इनसे मुलाकात होगी कि क्रस्ट में मुख्यतः किन दो चट्टानों की बहुलता है। तो याद कर लीजिए ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस की बहुलता है इन दोनों में, बिल्कुल इनसे परिचित होइए। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारी बात होगी मेंटल के बारे में। अब मेंटल पे चलते हैं, जो आप हम पहले चले गए थे। अब मेंटल की हम बात करें तो मेंटल के बारे में हम बात करेंगे। मेंटल के बारे में हमने आपको इतना तो जरूर बतायागा ताकि क्रस्ट से अगर हम 2900 किलोमीटर नीचे जाते हैं, कितना? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, तो हमें वो जो परत मिलती है वो क्रस्ट की मिलती है। वो जो परत मिलती है वो क्रस्ट की मिलती है। क्रस्ट की विशेषता क्या है? ये बना किससे है? जैसे आपने क्रस्ट के बारे में बताया तो मेंटल के बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल मेंटल के बारे में बताएंगे। मेंटल बना है सीमा से, SiMa, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और इनमें दो चट्टानें हैं, इनमें दो चट्टानें हैं। कौन कौन सी दो चट्टानें की बहुलता है? पहली है बेसाल्ट। बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें यहां पाई जाती हैं और दूसरी है गैप्रो। ये दो प्रकार की चट्टानों की बहुलता होती है मेंटल में। मेंटल वाला जो हिस्सा है ये अगर देखा जाए तो द्रव्यमान में और आयतन में सबसे बड़ा हिस्सा है। द्रव्यमान और आयतन में मेंटल सबसे बड़ा हिस्सा है। मेंटल को अगर देखें तो ये द्रव्यमान कितना कवर करता है? ये द्रव्यमान कवर करता है 83.5%। ये 83.5% टोटल जो आयतन है, सॉरी द्रव्यमान नहीं, आयतन, जो आयतन है उसको कवर करता है। और जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो कितना कवर करता है? 67.8%। यानी जितना इसका द्रव्यमान है वो आयतन की तुलना में कम है। ध्यान दीजिएगा, सियाल में भी यही स्थिति थी कि आयतन की तुलना में कम द्रव्यमान था और यहाँ पे भी वही स्थिति है। यानी जो एक चीज और आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इससे ये पता चलता है कि जो नीचे की चीजें हैं, जो नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जो इसकी डेंसिटी है, जो पदार्थ की डेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। इसका आकलन कैसे हम लगा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। इसका एक एनालिसिस आप यहीं देख लीजिए कि जब हमने सियाल की बात की थी, क्रस्ट की बात की थी, तो हमने बताया था कि आयतन 0.5% कवर करता है और द्रव्यमान 0.2। अब देखें कि आयतन से आधे से कम द्रव्यमान था, लेकिन सीमा की जब हमने बात की, जब हमने मेंटल की बात की, तो हमने बताया कि ये 83.5% ये आयतन कवर करता है, लेकिन वहीं पर ये 67.8%, 67.8% ये द्रव्यमान कवर करता है। यानी यहाँ पे जो रेशियो था ये आधे से ऊपर चला गया। यहाँ पे आधे से कम था, लेकिन यहाँ पे रेशियो 60 से 70% तक पहुँच गया। तो इससे क्या पता चलता है? कि इससे पता ये चल रहा है कि नीचे जाने पर इसकी डेंसिटी, नीचे जाने पर इसकी जो डेंसिटी है, जो इसका घनत्व है, बढ़ता जाएगा। अभी नीचे जाने पर और जो लेयर आएगी उसकी डेंसिटी और ज़्यादा होगी। इतनी बातें स्पष्ट। तो अब हमने बताया अब तक क्रस्ट के बारे में कि सियाल से बना हुआ है, मेंटल को हमने बताया कि सीमा से बना हुआ है, आयतन की हमने कंपेरिजन की। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करेंगे तो अच्छा, एक चीज़ और हमने बताया कि ये 2900 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है। बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे आपसे कोर के बारे में। कोर के बारे में, कोर जो केंद्र है, जी आप देखेंगे ये 2900 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। 2900 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है, लेकिन इसमें हम दो भाग करते हैं। पहला भाग हम आउटर कोर करते हैं, जो 2900 से लेके 5100 किलोमीटर तक मानते हैं। 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक मानते हैं। और दूसरा जो भाग है वो 5100 किलोमीटर से लेकर 63-78 किलोमीटर या 63-71 किलोमीटर तक हम मानते हैं। ये थोड़ा सा डिफर करता है अलग अलग किताबों में। यानी 6371 किलोमीटर या 6378 किलोमीटर तक हम मानते हैं।
यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट अगर हैं तो यहाँ से हम आगे चलें, इनके बारे में डिटेल बात करें। तो देखिए जो कोर, टोटल मैंने ओवरऑल कोर की बात कर लें, क्योंकि हमने क्रस्ट की बात की, हमने मेंटल की बात की, अब हमारी बात होनी चाहिए कोर के बारे में। तो कोर जो बना हुआ है किसके, वो नीफे से बना हुआ है। नीफे का क्या मतलब है, नीफे का मतलब है, नीफे का जो मतलब है वो है निकिल, Ni से निकिल, और जो Fe है इसका मतलब है फेरस या लोहा। आपने आयरन का फार्मूला पढ़ा होगा कि Fe से इसे इंडिकेट करते हैं केमिस्ट्री में, तो वही है Fe का मतलब फेरस और Ni का मतलब निकिल। यानी जो कोर है, यानी जो कोर है ये बना किससे है, ये बना है निकिल और फेरस से, निकिल और फेरस से बना हुआ है। तो यानी स्वाभाविक सी बात है कि निकिल भी एक भारी धातु होती है और ये फेरस भी, इसका भी आयतन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यानी अब देखेंगे ये पृथ्वी के टोटल आयतन का कितना % कवर करता है, ये टोटल आयतन का कवर करता है 16%। अच्छा, तो द्रव्यमान कितना है, बेशक इसका ज्यादा होगा, सही पकड़ा आपने। सबका जितने ऊपर लेयर थी सबके आयतन के अनुसार द्रव्यमान उस रेशियो में कम हुआ करता था, लेकिन जैसे हम कोर में जाएंगे इसका द्रव्यमान उसके 2 के मल्टीप्लाई में आ जाता है, 32% है। यानी ये टोटल 16% आयतन कवर करने के बावजूद टोटल पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% कवर करता है। क्यों, क्योंकि इसके जो कोर में पाया जाता है निकिल और लोहा, निकिल और फेरस या निकिल और लोहा पाया जाता है, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतनी चीजें स्पष्ट हो तो अब हम और थोड़ी सी अलग डिटेलिंग करें, बिल्कुल करनी चाहिए। कि देखिए जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारी क्रस्ट है, इसे भी, अच्छा क्रस्ट की आपको इमेज दिखाएं, इसमें आ जाइए आप। पहले यहाँ देखिए हम इसको जूम किए हैं, पहले इतनी चीज समझ ली, इतने हिस्से को, इसमें आ जाइए। ये आपको दिख रहा होगा ये क्रस्ट है टोटल, ये जो हमारा टोटल दिख रहा है ये क्रस्ट का हिस्सा है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। आप ये इतना टोटल आपको क्रस्ट दिख रहा है। अच्छा जी, अच्छा प्रश्न आपका हो सकता है कि क्रस्ट असमतल क्यों है। जी हाँ, जहाँ पर कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता है वहाँ पे क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है, जो हमने बताया 100 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन जहाँ पर ओशनिक या समुद्री हिस्सा होता है वहाँ पे समुद्र की जो क्रस्ट की मोटाई है 5 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। तो ये बातें आपको समझनी होगी, इसलिए ऐसी है। तो अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो जो क्रस्ट हमने देखा, क्रस्ट भी 2 भागों में बटा है। जितने भी हम भाग की बात करें उन्हें 2 भागों में हम बांटेंगे, आप यही समझ लीजिएगा। एक भाग होगा अपर और एक भाग होगा लोअर, एक भाग होगा अपर और एक भाग होगा लोअर। तो अपर क्रस्ट में देखेंगे हम, जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसका नाम है कोरनाड। जिसका नाम क्या है, कोरनाड। क्योंकि इस असंबद्धता को, डिसकंटिन्यूटी को कोरनाड साहब ने पहले समझाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस असंबद्धता का नाम कोरनाड पड़ा। चीजें स्पष्ट हो तो वहाँ से आगे चले। अच्छा, एक बात और बता देते हैं बिल्कुल, कि जो आपको जो क्रस्ट दिख रहा है, क्रस्ट में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अपर क्रस्ट और दूसरा होता है लोअर क्रस्ट। जो लोअर क्रस्ट है और अपर क्रस्ट, इसके बीच में जो लोअर, अच्छा एक चीज आप समझिए कैसी ये संबद्धता होती है। सपोज दैट पानी के साथ मिट्टी के साथ कोई चीज 2 लेयर बनाइए, एक नीचे मिट्टी लगाइए, एक ऊपर बालू लगाइए, तो आप देखेंगे एक लेयर पतली सी ही लेयर होगी, जहाँ पे मिट्टी और बालू दोनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे और आधे की मात्रा में होंगे। ऐसी ही डिसकंटिन्यूटी होती है कि जब पूरी क्रस्ट है, क्रस्ट में कुछ अपर होगा कुछ लोअर होगा, इन दोनों के बीच में ऐसा हिस्सा होगा जहाँ अपर के भी गुण होंगे और लोअर के भी गुण होंगे, तो ऐसे को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। इस असंबद्धता को जो नाम दिया गया था, कोरनाड दिया गया था, नाम हम लिख देते हैं, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसका नाम है कोरनाड। कोरनाड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इतनी चीजें अगर स्पष्ट हो तो फिर हम यहाँ से आगे चले अपने उसी बिंदु पे जो हम डिटेल में आपको था। हमने अभी तक इतनी की ही आपको डिटेल बताई, लेकिन इसके आगे हम बढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही हम इसके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यानी हमारी जो कोरनाड डिसकंटिन्यूटी थी उसके बाद जैसे ही हम मेंटल में हिस्सा एंट्री करते हैं, तो अपर
क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में एक असंबद्धता होने का नाम आपने कोर्नाड दिया, तो क्रस्ट और मेंटल में भी असंबद्धता होगी, क्योंकि वहां पर भी दो भिन्न प्रकार की लेयर मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है दोस्तों। अब बिल्कुल असंबद्धता होगी, बिल्कुल ऐसा अगर नहीं होता है तो गलत होगा, इसलिए ऐसी असंबद्धता वहां पर भी पाई जाएगी। अब देखें कौन सी असंबद्धता है वहां पर। देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये है क्रस्ट और ये है आपका मेंटल। कलर हम चेंज कर लें तो ही भला है। ये देखिए ये है आपके का क्रस्ट और यहाँ से ये है आपका मेंटल। इन दोनों के बीच जी हाँ, इन दोनों के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, उस डिस्कंटिन्यूटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, उस डिस्कंटिन्यूटी को हम महो कहते हैं, महो डिस्कंटिन्यूटी, MHO, महो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से उसे हम जानते हैं। किनके बीच में है वो? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में। अगर और डिटेल बात की जाए किसके बीच में, अगर देखें तो ये है भूपर्पठी, यानी क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में जो पाई जाएगी वो है कौन सा? महो। इसे और टेक्निकल में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये है लोअर क्रस्ट के बीच में। कौन सा? लोअर क्रस्ट को हम LC के नाम से लिखते हैं, लोअर क्रस्ट के बीच में, और अपर को U लिखते हैं, और अपर मेंटल के बीच में। इन दोनों के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसे क्या कहा गया? उसे महो डिस्कंटिन्यूटी कहा गया, उसे महो डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना गया। अब दो डिस्कंटिन्यूटी आपने पढ़ी, दो असंबद्धता आपने पढ़ी, कौन कौन सी? एक आपने पढ़ी कोर्नाड और दूसरी आपने पढ़ी महो। अब यहाँ से अगर आगे चलें तो जैसे ही अपनी यात्रा को हम यहाँ से आगे ले चलते हैं कि हम क्रस्ट की बात की, क्रस्ट से हमने अपर मेंटल की बात की या पूरे मेंटल की बात की। पूरे मेंटल में भी दो भाग होगा, पूरे मेंटल की जो लेयर बनेगी उसमें भी दो भाग होगा, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हर उसी क्रस्ट की तरह ही असंबद्धता पाई जाएगी, डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी। तो इसका क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बताएंगे। इसका नाम है रेपटी या रेपिटी बोलते हैं। इसका नाम है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। रेपिटी असंबद्धता इसे बोलते हैं। किसके किसके बीच में है? ये है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, यानी मेंटल के बीचों बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसे रेपिटी कहते हैं, और क्रस्ट के जो बीच में डिस्कंटिन्यूटी है उसे कोर्नाड कहते हैं, और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है उसे महो कहते हैं। ये तीन चीजें आपको हमने यहाँ बताई। एक बार फिर से देख ले कौन कौन सी हमने बताई कि क्रस्ट में के बीचों भाग में, बीच में, यानी क्रस्ट के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको हमने नाम दिया था कौन सा? कौन से क्रस्ट? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, उसको नाम हमने दिया था कोर्नाड। उसके बाद नीचे हम आए तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में या मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आई उसे हमने कहा था महो। और मेंटल के बीचों बीच यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आई उसका नाम दिया था हमने रेपिटी। ये तीन डिस्कंटिन्यूटी की बात हमने आपसे की। अब यहाँ से आगे चलें तो अब देखा जाए हमने मेंटल तक बात कर ली, ये हमने बात की कि अपर क्रस्ट में लोअर क्रस्ट में के बीच में डिस्कंटिन्यूटी कौन सी है, लोअर क्रस्ट और मेंटल के बीच डिस्कंटिन्यूटी कौन सी है, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी कौन सी है। यानी हमारी बात 2900 किलोमीटर तक हो गई थी। यहाँ से अगर हम आगे जाए तो अब हमारा जो हिस्सा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कोर का। जो हिस्सा होगा वो कोर होगा। कोर होगा, जी हाँ दोस्तों, यह भी दो भागों में बटा होगा। कौन कौन सा? एक होगा अपर कोर और एक होगा लोअर कोर। एक होगा अपर कोर और एक होगा लोअर कोर, ये भी दो भागों में डिवाइड होगा। लेकिन अभी तक देखिए एक महत्वपूर्ण चीजें थी। जो क्रस्ट हमारा है, जो क्रस्ट है यह अभी सॉलिड अवस्था में है, जो मेंटल है यह अभी सॉलिड अवस्था में है। लेकिन यहीं पे आने पर ये बदलाव होता है। जो हमारा आउटर है ये लिक्विड अवस्था में है, या इसे हम प्लाज्मा फॉर्म भी कहते हैं या सेमी लिक्विड कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टोनोस्फीयर है यह भी हमारा प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। लेकिन जो पूरी क्रस्ट की अगर हम बात करें या पूरी मेंटल की बात करें तो ये सॉलिड होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो आउटर कोर है यह लिक्विड के फॉर्म में है।
किस अवस्था में है? लिक्विड। लेकिन अगर देखा जाए इनर कोर तो यह है सॉलिड की अवस्था में। यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होने वाला है, पूरा गेम यहीं से चलने वाला है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो इनर कोर है सॉलिड है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हैं तो अब देखिए जो इनर कोर और लोअर कोर है इनके बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? अच्छा जी, हमने नहीं बताया, बिल्कुल बताएंगे कि मेंटल और कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं? आपने अच्छा याद दिलाया, गुटेनबर्ग। कि आप तो कूद के चले गए, आपने मेंटल और कोर के बारे में नहीं बताया, उनके बीच जो डिस्कंटिन्यूटी है। बिल्कुल बताएंगे कि मेंटल और कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है वो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से जाना जाता है। चीजें स्पष्ट। लेकिन जो आउटर कोर और इनर कोर काटने के बाद जो बीच में दो डिस्कंटिन्यूटी बनेगी उसे लेहमन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लेहमन। ये है लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। यानी अगर चीजें देखी जाए तो जो क्रस्ट मेंटल और इनर कोर या कोर के बीचों बीच में तीन डिस्कंटिन्यूटी मिलेंगी आपको। कौन कौन सी? पहली क्रस्ट के बीच में मिलने वाली है कोरनाड, दूसरी मेंटल के बीच में मिलने वाली है रेप्टी, और तीसरी कोर के बीच में मिलने वाली है लेहमन। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बात की जाए क्रस्ट और मेंटल के बीच में तो आप पाएंगे महो असंबद्धता, और मेंटल और कोर के बीच में तो आप पाएंगे गुटेनबर्ग। ये छह टोटल डिस्कंटिन्यूटी थी जिन्हें आपको जानना महत्वपूर्ण था। बातें स्पष्ट हैं, 6 या 5 जो भी हो, चीजें स्पष्ट हैं। आगे यहाँ तक अगर आपको बातें स्पष्ट हो गई हो तो काफी अच्छा होगा हमें यहाँ से समझाने में आगे चीजें। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बिल्कुल पहले इतने की पीपीटी देख लेते हैं, और पीपीटी देखने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। आइए देखिए, पृथ्वी की संरचना की जानकारी के बारे में हमने बताया कि पृथ्वी की संरचना की जानकारी हमें 2 रूपों में मिलती है, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने बताया ज्वालामुखी और क्षुद्र ग्रह का अध्ययन और उल्कापिंड है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रमाण में भूकंप है। और इसमें हमने आपको डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूरी डिटेल आपको बात की कि जो सियाल होता है, जो ऊपरी क्रस्ट है वो सियाल से बना है, 0.5% आयतन और द्रव्यमान का 0.2% कवर करता है। ये सब चीज़ें हमारी आपसे पूरी डिटेल में बात हुई थी। आइए इससे आगे चलें। ये इमेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बड़ा ही भद्दा सा गिरा पड़ा सा इमेज है। जी हाँ दोस्तों, ये किस चीज़ का परिणाम हो सकता है? ये अर्थक्वेक का परिणाम है। यानी आपको पता चल गया कि हम किस टॉपिक की बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे भूकंप के टॉपिक पर। भूकंप के टॉपिक पे भूकंप का अर्थ क्या होता है? भूकंप का अर्थ होता है भू का कंपन। भू का मतलब पृथ्वी, यानी अगर पृथ्वी सिहर जाए, हिलना स्टार्ट कर दे तो उसे ही भूकंप का नाम दिया जाता है। तो इतनी चीजें स्पष्ट, भूकंप क्या है आपको स्पष्ट हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो एक चीज हमने आपको वहाँ पे जो बताई थी, शायद उसको आपको समझाया नहीं कि वो क्या था। वो था ये कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें उसके कोर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, या ओवरऑल पूरे पृथ्वी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये जानना आपके लिए भी महत्वपूर्ण था। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएंगे इस चीज़ को हम, क्योंकि अब देखिए जाए टोटल हमने आपको यहाँ पे चर्चा जरूर की थी कि अगर सिलिकॉन ये सियाल से बना हुआ है, जो हमारी भूपर्पटी है उसका निर्माण किससे हुआ है? सियाल से हुआ है। तो जो भूपर्पटी अगर सियाल से बनी है तो हमने बताया था कि इसमें सियाल तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो सियाल है ये सिलिका का है, यानी SiO2। तो SiO2 में हमने आपको बताया कि जो SiO2 है 2 यूनिट लगा है, अतः ये सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाएगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन। और दूसरे स्थान पर क्योंकि सिलिकॉन तो सबसे ज़्यादा है तो सिलिकॉन भी आएगा, यानी ऑक्सीजन के बाद जो द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक पाया जाएगा वो सिलिकॉन होगा। और सियाल से बना है तो तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम होगा। यानी केवल सियाल पढ़ने से आपको इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि कौन कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम कौन होगा, उससे कम। ये 3 क्रम तो आपको बिल्कुल बिना पढ़े याद हो गया। बिल्कुल बता दें कि ऑक्सीजन जो होता है ये 46% पाया जाता है। कितने परसेंट? 46%। जो हमारा जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है। लेकिन सिलिकॉन वहाँ पर 27 से 28% के आसपास पाया जाता है। जो एक्चुअल डाटा है 27.7% है।
और एल्यूमिनियम ये 8% पाया जाता है। अच्छा, इनके बाद भी क्रम पूछ ले? जी हाँ, बिल्कुल बता देते हैं। इनके बाद अगर क्रम पूछता है तो एल्युमिनियम के बाद जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है कैल्शियम। ये पाया जाता है 3.6%। उसके बाद जो इसके बाद जो कम पाया जाता है वो है सोडियम, और सोडियम के बाद आपको मिलेगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। इतने ज़्यादा आपको पूछी नहीं जाएंगी चीज़ें, यहाँ तक कवर, यानी आपको 4 या 5 याद करनी है। सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी में ऑक्सीजन, दूसरे में सिलिकॉन, तीसरे पे एल्युमिनियम, चौथे पे कैल्शियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। मोर देन सफिशिएंट है इतनी चीज़ें। लेकिन अब अगर देखा जाए तो क्रस्ट की बात थी, ये केवल हमने बात की थी क्रस्ट की, टोटल क्रस्ट है। लेकिन अगर संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? ऐसे तत्वों का क्रम बताइए जो पूरे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और सर्वाधिक मात्रा में पूरे पृथ्वी में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है फेरस या आयरन। आयरन के बाद दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद तीसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन। जी हाँ मित्रों, उन्हीं का 2 क्रम उठ गया है। और चौथे नंबर पे आता है मैग्नीशियम, और उसके बाद निकिल है, फिर सल्फर है, फिर कैल्शियम है, फिर एल्युमिनियम है। लेकिन आपको इन 4 को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब टोटल पृथ्वी में अगर ये समझा जाए कि कितना भाग फेरस का या आयरन का पाया जाता है तो ये 35% है। पूरे पृथ्वी में 35% आयरन है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 30%। सिलिकॉन कितना है? ये है 15%। और मैग्नीशियम कितना है? ये है 13%। ये है इनका क्रम। इतनी चीज़ें अगर आपको बात स्पष्ट हो गई तो ये चीज़ और समझ लिए, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाना तत्व है हीलियम, उसके बाद है हाइड्रोजन। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा कि सर्वाधिक मात्रा में हीलियम पाया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन अगर वायुमंडल में बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। ये कुछ चीज़ें एडिशनल थी जो यहाँ से हट के थी, हमने सोची आपको यहाँ पे चर्चा कर दें। अब आइए जो हम आपसे बात करने जा रहे थे अर्थक्वेक के बारे में, ये इमेज दिखाए थे कि भूकंप के बारे में। तो भूकंप देखिए, मनुष्य भूकंपों का सामना अक्सर करता रहता है, और जो भूकंप होते हैं ये कुछ मनुष्य की एक्टिविटी से भी आते हैं और कुछ नेचुरल एक्टिविटी से आते हैं, यानी प्राकृतिक कारक आते हैं। कुछ नेचुरल फैक्टर हैं और कुछ मैन मेड हैं या एंथ्रोपोजेनिक हैं। तो जो मैन मेड है या एंथ्रोपोजेनिक है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक है बांध का निर्माण, कि जगह जगह अगर हम बांध बना देते हैं, खास करके गुरुत्ववाद, ग्रेविटीवाद, तो उसके परिणाम से आप देखेंगे जो असंतुलन होता है पृथ्वी का, उसे मैनेज करने के लिए पृथ्वी में कंपन होता है, जो एनर्जी होती है वो निकलती है। लेकिन अन्य कारकों में अगर देखें, खास करके ऐसे कारक जो नेचुरल कारक हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो प्रमुख कारक के रूप में हमारे पास आता है वो है वोल्केनो एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी। दूसरा, उल्का पिंड का पृथ्वी पर गिरना जिसकी वजह से कंपन होता है। और तीसरे की बात करें तो यह प्लेट टेक्टोनिक की कारण। और चौथा है भ्रंशन, कहीं से एकाएक प्राकृतिक वजह से कोई तल कहीं दरार थी अंदर और धंस गया, जिसकी वजह से भी भूकंप या कंपन आ जाते हैं। तो आइए इतनी चीज़ों की एक बार हम अपनी पीपीटी में देख लेते हैं। देखिए, हमने आपको पीपीटी के लिए ये बताई कि जो भूपर्पटी में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर फेरस है, फिर कैल्शियम है। और संपूर्ण पृथ्वी में अगर हम पृथ्वी में बात की तो हमने बताया फेरस सबसे अधिक है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है। भूकंप के बारे में हम जब चर्चा करना शुरू किए तो अब भूकंप को हमने बताया कि मानव जनित कारकों से भी आता है और प्राकृतिक कारकों से भी आता है। प्राकृतिक कारकों में हमने बताया ज्वालामुखी, उल्का पिंड, प्लेट टेक्टोनिक और भ्रंशन है, जबकि मानव जनित में बात है। तो जब भूकंप आता है तो इससे आप देखें कुछ तरंगें निकलती हैं, कुछ वेव्स निकलती हैं, और उनमें जो पहली जो वेव निकलती है, जो शुरू होती है, उसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, और जो बाद में निकलती है उसे सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। यानी प्राइमरी वेव की वजह से उस वेव को हम पी वेव्स कहते हैं, और सेकेंडरी वेव की वजह से उसे हम एफ वेव कहते हैं। तो आइए इन दोनों का एक बार हम अध्ययन करते हैं। आपको दिख रहा होगा पहले में जो ऊपर इमेज दिख रही है, इसमें पी वेव है और इसमें एफ वेव। जो पी वेव या प्राइमरी तरंगें होती हैं वो कैसे चलती हैं, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पी वेव होती है इनकी जो गति होती है ये सबसे अधिक होती है।
सबसे अधिक होती है और यही कारण है कि ये पृथ्वी पे सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स कहा गया। जो इनकी एक चीज और होती है कि ये जो चलती हैं, इनकी जो चलने की दशा होती है, ये ध्वनि यानी जो साउंड वेव होता है उसकी तरह चलती हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो साउंड वेव होता है वो संपीड़न और विरलन की तरह चलती हैं, ऐसे करके। एक बार घना होगा, ऐसे समझे, एक बार ये घना होगा और फिर दूरी इनके बीच के आयामों की बढ़ जाएगी। यानी संपीड़न और विरलन में आप इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तक ये संपीड़ित नहीं है, दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर ये हिस्सा संपीड़ित है, फिर दूर दूर है, फिर संपीड़ित है, फिर दूर दूर है, फिर संपीड़ित है। यानी पी वेव सिकुड़ते और फैलते हुए चलती हैं। और दूसरी चीज, अगर पी वेव में बात करें तो ये यानी अगर ऐसी जो तरंग चलती हैं उन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। और जिनके ये जो तरंगे होती हैं ये आप देखेंगे तीनों माध्यम में चल सकती हैं। कौन से तीनों माध्यम? ये सॉलिड में चलेंगी, ये लिक्विड में चलेंगी और ये गैस में। ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इनके तीनों माध्यम में कंपन करने की क्षमता होती है। लेकिन यहीं पे जो दूसरी तरंग होती है, जो सेकंड वेव होती है, दूसरी तरंग होती है, उसके बारे में अगर हम बात नहीं करते तो नाइंसाफी होगी। जो दूसरी तरंग होती है ये जब चलती है तो ये कुछ इस तरह से चलती है, ये कुछ इस तरह से चलती है। आप इस इमेज को देख के बता सकते हैं ऐसी कौन सी तरंगे चलती हैं। ऐसी तरंगे चलने वाली हैं लाइट वेव, यानी प्रकाश की तरंगे। और ये तरंगे आप देखेंगे तो दो ही माध्यमों में चल पाती हैं। कहाँ पर? ठोस और द्रव में। ये तरंगे ठोस और द्रव में ही चल पाती हैं। बातें स्पष्ट? दो जगह ये तरंगे मूव करती हैं, एक ठोस में और दूसरे द्रव में। इनकी जो गति होती है ये पी वेव से कम गति स्पीड होती है और इसी स्पीड के कारण ये धरातल पर पी वेव के बाद पहुंचती हैं। और जब ये सबसे पी वेव के बाद पहुंचती हैं तो इन्हें गौड़ तरंग कहा गया या सेकेंडरी तरंग के नाम से जाना जाता है। यानी इनका एक चीज और, अगर ये आप देखेंगे इस तरह से चल रही हैं, इस तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है, तो जो तरंग की चलने की दिशा कौन सी है? तरंग की चलने की दिशा ये है। और इनके कंपन करने की, इनमें कणों की कंपन करने की दिशा ऐसे ऐसे है। आपने पढ़ा होगा जब कोई तरंग चलने की दिशा के विपरीत उसके कणों का कंपन होता है, विपरीत उसके कणों का कंपन होता है, तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यस वेव अनुप्रस्थ तरंग है। बातें स्पष्ट? और दूसरी जो पी वेव मैंने बताया था, आपने पढ़ा होगा जब कोई तरंग के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो ये पी वेव अनुदैर्घ्य है और जो यस वेव है ये अनुप्रस्थ तरंग है। इन दोनों तरंगों के अलग इतर एक दोनों के परिणामी के बजाय जब ये धरातल में पहुंचती हैं तो एक और तरंग उत्पन्न होती है जिसे सरफेस वेव कहते हैं या धरातली तरंग कहते हैं। धरातली तरंग के कारण इसे यल वेव का नाम देते हैं। इसे यल वेव के नाम से जाना जाता है, जिसे लव तरंगे भी कहते हैं। ये आप देखेंगे तो सबसे बाद में उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले कौन उत्पन्न हुई है? सबसे पहले उत्पन्न हुई है पी, उसके बाद यफ, उसके बाद यल तरंगे। ये चीजें स्पष्ट? पहले किसकी उत्पत्ति हुई? पहले उत्पत्ति हुई पी की, उसके बाद उत्पत्ति हुई यफ की, उसके बाद उत्पत्ति हुई यल की। बातें यहाँ तक स्पष्ट? अब देखें कि जो उत्पत्ति था, उत्पत्ति के बाद जो आप एक गति की बात करें तो गति में हमने बताया था ये क्रम पलट जाता है। क्या पलट जाता है? सबसे ज्यादा गति यही क्रम होता है। सबसे अधिक गति होती है यस की, उसके बाद होती है पी की और फिर यल की। उत्पत्ति और गति में दोनों का क्रम सेम है। यस सबसे पहले उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा गति होती है। पी सबसे पहले दूसरे पे उत्पन्न होता है और सेकंड लार्जेस्ट गति, सेकंड हाईएस्ट गति रखता है। यल सबसे बाद में उत्पन्न होता है और सबसे कम गति रखता है। ये 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं यल तरंगे। अगर यहीं पे विनाश की बात करें, नुकसान की, तो नुकसान में ये क्रम पलट जाता है। नुकसान में क्या होता है कि जो यल तरंगे होती हैं ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, यानी सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। और इनके बाद यस तरंगे की कंपेरिजन तो इनसे कम विनाश करती हैं, लेकिन जो पी तरंगे होती हैं इससे नुकसान होता है, बिल्कुल नगण्य होता है। यानी सबसे कम जो नुकसान होगा वो होगा पी तरंगों से। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे चलें।
जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से आगे हमें चलना चाहिए। यहाँ से आगे आइए, अब आपको हम एक इमेज दिखाते हैं और वहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो पी वेव है, जो पी तरंगे हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलती हैं। लेकिन यस वेव अगर देखेंगे तो ये सॉलिड में चलेगी और लिक्विड के सरफेस पे ही केवल चल सकती है। और इसी की वजह से अगर अर्थ में देखा जाए, जो पृथ्वी में देखा जाए, जब भूकंप आते हैं तो इनका एक शैडो जोन बनता है, जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हमारे पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम का। तो आइए शैडो जोन को देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो पी तरंगे हैं उनका जो शैडो जोन ये है, ये यस तरंग है। जब यस तरंग चलती है तो आपको, जैसा कि हमने बताया कि ये जो आपका बाहरी हिस्सा है ये है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद एक हिस्सा अंदर आपको आया मेंटल को हमने बताया कि ये जो क्रस्ट है ये सॉलिड है, मेंटल ये सॉलिड है। लेकिन जो कोर है, कोर में दो भाग है, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। हमने बताया जो आउटर कोर है ये लिक्विड है और इनर कोर है ये सॉलिड है। ये बात हमने पहले आपको बताई। जैसे ही यस तरंगे चलेंगी, यस तरंगे कहाँ जाती हैं, हमने ये भी आपको बताया कि यस तरंगे सॉलिड में चलती हैं, लिक्विड के सरफेस पे चलेंगी, लेकिन लिक्विड के अंदर नहीं जा सकती। बात है स्पष्ट। अब देखिए, जैसे ही यस तरंगे जहाँ से भूकंप आया उसके फोकस से स्टार्ट होती हैं, चलना स्टार्ट करती हैं, जैसे ही वो मेंटल के हिस्से तक पहुँचती हैं, कहाँ तक, मेंटल के हिस्से तक पहुँचती हैं, जैसे ही वो मेंटल तक हिस्से तक पहुंचेंगी तो वो पाएंगी सबसे पहले वहाँ पर क्या, कि जहाँ तक ठोस था वहाँ तक उनकी गति होगी। लेकिन जैसे ही मेंटल पाएंगी वो तरंगे वहीं पर विलुप्त हो जाएंगी और उसके आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। यही रीजन है कि नीचे जब ये तरंगे नहीं आ रही हैं तो एक शैडो जोन बनेगा, जहाँ पर वो तरंग विहीन क्षेत्र बनेगा, उसे शैडो जोन कहते हैं, जहाँ पर यस तरंगे नहीं पहुँच पाएंगे। इसे शैडो जोन के नाम से जानते हैं। लेकिन पी तरंगे जो होती हैं, पी तरंगे हमने बताया वो तीनों में चलेंगी। तो क्या ऐसा है कि उसका शैडो जोन नहीं बनेगा? गलत बात, उसका भी शैडो जोन बनेगा। क्यों बनेगा? ये प्रश्न अच्छा है कि क्यों बनेगा, अभी हम आपको बिल्कुल स्पष्ट करेंगे क्यों बनेगा। क्योंकि इसमें आपने विज्ञान में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, खास करके जब आप लाइट पढ़ रहे होंगे तो आपने एक पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण या कोई किरण जाती है तो कब अविलंब की ओर झुक जाती है और कब अविलंब से दूर हो जाती है। यानी ये बात आपको हम नहीं बता रहे हैं कब झुकेगी, बस आपको ये बात जाननी है कि जैसे ही वो मीडियम चेंज होगा, जिसकी डेंसिटी में अंतर होगा, तो तरंग में परिवर्तन होगा, वो अपनी दिशा से भ्रमित हो जाएगी, वो सीधी लाइन में नहीं जाएगी। तो आइए, ये आपने अब इतनी चीज कॉन्सेप्ट के आगे हमारा ये वीडियो, आगे जो इमेज है उसमें आपका काम आएगा। यहाँ पे आप देखिए, हमने बताई ये आपको कि यस जोन जो था, यस वेव जो था, उसका शैडो जोन ये है। ये यहाँ तक यस तरंगे नहीं मिलती, यस तरंगे नहीं मिलती। तो ये कितना एरिया है? तो ये 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री के बीच में ये नहीं मिलती है। यानी केवल ये जो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, यहाँ से 103 डिग्री जो ये यहाँ से रोटेट किया जाए तो 103 डिग्री तक ही ये एंगल तक ये मिलेंगी, उसके बाद ये नहीं मिलती स्पष्ट। लेकिन बात तब उठती है पी की। तो पी का आप देखें, जो पी है उसे आप देखिए कि ये जब पी तरंगे जब यहाँ से चलती हैं तो ये बिल्कुल जैसे ही ये आउटर कोर में पहुंचती हैं जहाँ पे लिक्विड है तो ये कुछ इस तरह से विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे ही आउटर कोर के हिस्से तक, फिर बाहरी वाले हिस्से तक, मेटल के कारण तक दूसरे छोर पर पहुंचती हैं तो ये फिर दूर चलती हैं। और यही रीजन है कि इनमें एक गति हो जाती है, और ये इस तरह से आती है और ऐसे और फिर ऐसे हो जाती है। यानी बीच में ये भी एक हिस्सा छोड़ती चली जाती हैं। क्यों छोड़ती हैं? क्योंकि हमने बताया कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और डेंसिटी का अंतर होगा, घनत्व का अंतर होगा, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। और जब एक मार्ग से विचलित होती है तो एक शैडो एरिया छोड़ती चली जाती है, और ये शैडो एरिया पी का होता है। पी का शैडो एरिया कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, पी का शैडो एरिया होता है 103 से लेकर 142 के बीच तक, 103 to 142 के बीच में पी का शैडो एरिया होता है। और यस का 103 से लेके 103 तक शैडो एरिया होता है। पी का शैडो एरिया कितना है? पी का शैडो एरिया केवल 103 से लेके 142 तक है।
यानी अब यहाँ से जो निष्कर्ष आपको देखना है, जो कंक्लूजन आपको यहाँ से जो देखना है वो क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो पी तरंगे हैं उनका शैडो एरिया छोटा होता है यस तरंगों की तुलना में, नंबर 1। नंबर 2, पी तरंगे होती हैं जो 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 तीनों माध्यम में चलती है और उस शैडो जोन बनाने का कारण उसका ये होता है कि ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाती हैं, इस वजह से ये शैडो का निर्माण करती हैं तीनों माध्यम में चलने के बावजूद। और यस तरंगों की अगर बात की जाए तो यस तरंगों का जो कंक्लूजन है कि ये जो शैडो बनाती है, क्योंकि ये लिक्विड में नहीं चल पाती, अतः ये सबसे बड़े शैडो का निर्माण करती हैं जो 103 से लेके 103 डिग्री के बीच होता है। जबकि पी तरंगों का शैडो जोन महत्वपूर्ण है, 103 से लेके 142 के बीच में दोनों तरफ होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर ये एंगल 103 डिग्री है और ये एंगल 142 डिग्री है, दोनों के बीच में जो शैडो एरिया बन रहा है 103 से लेकर 142 डिग्री का बन रहा है। ये चीज़ें थी आपको कौन सी, यस वेव और पी वेव के बारे में। यस वेव का शैडो जोन आपने देखा कि वो यस वेव का जो शैडो जोन था वो बड़ा था और पी वेव का शैडो जोन छोटा था, दो जगह था। यस वेव का एक ही शैडो जोन बनता है जो बड़ा बनता है, लेकिन पी वेव का जो शैडो जोन है वो दो जगह बनता है, छोटा छोटा बनता है। अब एक चीज और, अगर यस वेव के शैडो जोन को ले लिया जाए तो उसमें पी वेव का शैडो जोन इंक्लूडेड होता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी घुमा के पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि अगर पी वेव का शैडो जोन ले लें तो क्या यस वेव का शैडो जोन शामिल होगा, या यस वेव का शैडो जोन ले लें तो पी वेव का शैडो जोन शामिल होगा? दोनों में दोनों शामिल होते हैं, लेकिन पी वेव का जो शैडो जोन होता है वो छोटा होता है और यस वेव का शैडो जोन बड़ा होता है। यानी ये चीज, ये कुछ सबसेट इस तरह से बनेगा कि आपने सेट थ्योरी या समुच्चय में पढ़ा होगा कि यस वेव का शैडो जोन ये है और पी वेव का शैडो जोन ये है। यानी पी वेव का पूरा शैडो जोन यस वेव में शामिल है और यस वेव का पूरा शैडो जोन पी में शामिल नहीं है, यानी उसका कुछ हिस्सा शामिल है, पूरा शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।